अनुज एक चित्रकार था। उसकी बनाई गई पेंटिंग्स बाजार में अच्छी खासी कीमत में बिक जाती थी, लेकिन उसकी माँ सरोज को उसकी चित्रकारी पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा दिन रात अपनी सुध बुध खोकर केवल रंगों की दुनिया में खोया रहे। उसका बेटा तो जैसे बट गया था, कुछ तस्वीरों में और कुछ अपने बीवी बच्चों में। लेकिन उसकी पत्नी लावण्या और दोनों बेटियां भूमि और नित्या को चित्रकारी बहुत पसंद थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक से न जाने क्या हुआ। गार्डन में पेंटिंग करते हुए अनुज को किसी मच्छर जैसे कीड़े ने काट लिया, जिससे उसके सारे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। उसके सारे शरीर पर दाने निकल आए, यहाँ तक कि आंखों में भी। अचानक से उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। लावण्या, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, मुझे डर लग रहा है। अनुज, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जानता हूँ कि किसी मच्छर के काटने से मरूंगा तो नहीं, लेकिन मेरी आंखें। ऐसी बातें मत कर अनुज, शुभ शुभ बोल, सब अच्छा ही होगा। अरे बहू, देर मत करो, अनुज को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। अनुज को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। 15 दिन लग गए, बहुत पैसा खर्च हुआ। अनुज ठीक तो हो गया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी ना के बराबर रह गई। न जाने कहां से काल बनकर आया था वो कीड़ा, मेरे बच्चे को क्या से क्या कर दिया। मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि अगर मैं ठीक से नहीं देख पाया तो पेंटिंग कैसे करूंगा, और पेंटिंग नहीं की तो पैसा कहां से आएगा। तब का तब देखा जाएगा। अभी ये सब सोचकर टेंशन मत लो, बस खाओ पियो और खुश रहो। साल भर बीत गया, लेकिन अनुज की आंखें थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो पैसा था वह सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर में खर्च हो गया। सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी, और ऐसे में बच्ची की किसी चीज के लिए मांग करना। मम्मा, कितने दिन हो गए हमने पाव भाजी नहीं खाई। आप जानती हो ना कि हम दोनों बहनों को पाव भाजी कितनी पसंद है। हाँ बेटा, जानती हूँ कि तुम्हें पाव भाजी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि पापा आजकल आंखों की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। बिना काम के सब पैसा खत्म होता जा रहा है बच्चों। नहीं मम्मा, हमें खानी है। बताओ कब खिलाओगी हमें पाव भाजी? धीरे बोलो, दादी ने सुन लिया तो गुस्सा करेंगी। एक काम करो, ये मेरे पास ना कुछ पैसे हैं, ये रख लो, और स्कूल से आते समय रास्ते में जो मुरारी ठेले वाला पाव भाजी लगाता है ना, उससे लेकर खा लेना। उस दिन दोपहर में सरोज ने भूमि और नित्या को ठेले वाले के पास पाव भाजी खाते देख लिया। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से में भरी हुई घर आ गई। घर आकर सरोज बोली, अरे बहू, आज पेट बहुत खराब लग रहा है, जरा मूंग दाल की खिचड़ी बना दो। मूंग दाल? लेकिन माँ जी, वो तो खत्म हो गई है। पिछले 2 महीने से कोई दाल घर में नहीं आई है। कोई भी दाल 100 रुपए किलो से नीचे है ही नहीं। इससे सस्ती तो हरी सब्जी आ जाती है। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरा अनुज ठीक होता तो सब ठीक हो जाता। आगे आगे तो लगता है रोटियां भी नसीब नहीं होंगी। माँ जी, रोटी के लिए गेहूं तो सरकार भी फ्री दे रही है, लेकिन सब्जी के लिए तो पैसे होने चाहिए ना। हाँ हाँ, पैसे तो तुम्हारी बेटियों को पाव भाजी खिलाने में ही खर्च हो जाते हैं। घर में दाल के लिए पैसे हो ना हो, पर पाव भाजी खाने के लिए पैसे जरूर होने चाहिए। माँ जी, महीने भर में अगर मैंने उनके लिए 50 रुपए खर्च कर दिए तो कौन से ज्यादा है। बच्चों का मन तो करता ही है ना कि कभी कुछ अच्छा खा ले। हम बड़े तो अपना मन मार लेते हैं। अनुज ठीक थे तो छुट्टी वाले दिन हमेशा उन दोनों को पाव भाजी खिला कर लाते थे। उन्हें अपने पापा की बेबसी से दुख ना पहुंचे, बस इसीलिए कभी कभार उन्हें पाव भाजी खाने के लिए पैसे दे देती हूँ। लेकिन सरोज कहाँ समझने वाली थी। भूमि और नित्या स्कूल से आई तो लावण्या उन्हें चुपचाप कमरे में लेकर चली गई। मम्मा, दादी नाराज है ना हमसे? उन्होंने हमें पाव भाजी खाते हुए देख लिया था। मम्मा, अब हम कभी पाव भाजी नहीं खाएंगी। हमारी वजह से हमेशा आपको डांट पड़ती है।
लावण्या आंखों में अपने आंसू रोकते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, दादी तो ऐसे ही कुछ भी कहती रहती हैं। अच्छा, एक काम करती हूँ, पाव तो महंगे आते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पाव भाजी जैसे घर में ही पाव भाजी पराठा बना दिया करूँगी। पाव भाजी पराठा? मम्मा, ऐसा पराठा भी बनता है क्या? नहीं बनता तो क्या हुआ, मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। लावण्या ने सोच लिया कि अब उसे भी कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। वह ऐसे अपनी बेटियों की इच्छाएं नहीं मार सकती। अब वह रात के उस समय सब्जी मंडी जाती जब सब्जियां सस्ती मिलती हैं, और तभी ढेर सारी सब्जियां खरीद लाती। एक दिन उसने आलू के साथ कई सारी सब्जियां मिलाई, उसमें पाव भाजी मसाला डाला और मैदा गूंथकर उससे उनके लिए पाव भाजी पराठा बनाए। पराठा खाकर नित्या खुशी से उछल पड़ी और बोली, मम्मा, आप तो जीनियस हो। ये तो वैसी वाली पाव भाजी से भी अच्छा लग रहा है। मम्मा, हमारे लंच में भी रख देना, स्कूल में हम अपने दोस्तों को खिलाएंगी। ऐसा पाव भाजी पराठा तो किसी ने कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। भूमि और नित्या पराठा स्कूल ले गई। जब उनके दोस्तों ने पराठा खाया तो भूमि और नित्या से बोले, अरे तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारी मम्मा तुम्हें इतना अच्छा पराठा घर में ही बनाकर खिला देती हैं। हम अपनी मम्मियों से भी बोलेंगे कि वो हमारे लिए भी ऐसा पराठा बनाएं। सबको वो नया पराठा इतना पसंद आया कि भूमि और नित्या के दोस्त अपनी मम्मियों के साथ घर पर ही रेसिपी पूछने आ गए। लावण्या अनुज से बोली, अगर मैं वाकई पाव भाजी पराठा इतना अच्छा बनाती हूँ तो मैं यही बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। लोग डिमांड करेंगे तो बदले में पैसे भी तो देंगे। ये तुम क्या कह रही हो लावण्या, तुम काम करोगी? मैं नहीं चाहती थी कि आपको पता चले, लेकिन घर में खाने खर्चे के लिए अब एक भी रुपया बाकी नहीं बचा। एक दिन बच्चियों के पाव भाजी खाने की वजह से माँ जी बहुत नाराज हुई थी, इसीलिए मैंने घर में ही पाव भाजी पराठा बनाना सीखा। भूमि और नित्या के स्कूल के सभी बच्चे और उनकी माँ पाव भाजी पराठा बनाकर सीखना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि पाव भाजी पराठा बनाना सीखने के साथ साथ मैं बनाकर बेचना भी शुरू कर दूँ। लेकिन क्या तुम ये सब कर पाओगी? आपका साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अनुज। मैं अंधा भला क्या कर सकता हूँ? ऐसे मत बोलो, आप अंधे नहीं हैं, बस कम दिखाई देता है आपको। बस आप मेरे पास बैठकर मेरा मनोबल बढ़ाना, बाकी मैं सब कर लूंगी। हाँ। अनुज ने उसे हाँ कर दी। उसके बाद लावण्या ने पाव भाजी पराठा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। जो भी पाव भाजी पराठा खाता वह फिर बार बार उसके पास पराठा खाने आता। उसके पराठे खूब बिकने लगे। उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी बेटियों की पाव भाजी खाने की आदत ही उसे एक दिन पराठा बनाने का रास्ता दिखाएगी। वह चारों तरफ पाव भाजी पराठे वाली के नाम से पहचानी जाने लगी। कुछ समय बाद उसने अनुज का भी बड़े डॉक्टर से इलाज कराया और वह फिर से अच्छी तरह देखने लगा। बहू, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेहनत करके मेरे बेटे की आंखें वापस लौटा दी। भगवान ऐसी बहू सबको दे। मम्मी जी, अगर आप उस दिन मेरी बेटियों को पाव भाजी के लिए ताना नहीं मारती तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं? सब छोड़ो और मुझे आशीर्वाद दो कि आपकी ये पाव भाजी पराठे वाली बहू आपका यूं ही नाम रोशन करे। सरोज ने मुस्कुराते हुए लावण्या के सिर पर हाथ रख दिया। उसके बाद अनुज अपनी चित्रकारी करने लगा और लावण्या पाव भाजी पराठे बेचने लगी। राखी का त्योहार आने में अभी कई महीने बाकी थे, मगर शेखर और उसकी पत्नी माला राखी को लेकर अभी से परेशान हुए जा रहे थे। भगवान ऐसी गरीबी भी किसी को ना दे। पूजा के ब्याह को पूरे 8 साल बीत गए, पर हम हैं कि आज तक उसकी हथेली पर 2 रुपए न रख पाए। तू चिंता ना कर माला, इस राखी पर हम पूजा का ठाट बाट से स्वागत करेंगे और महंगे महंगे उपहार देंगे। देखना, पूजा खुश हो जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ, पर इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे भी तो जोड़ने होंगे शेखर।
बहुत सारे पैसे जोड़ने हैं, तभी तो दिन रात मजदूरी करने में लगा हूँ। भगवान ने चाहा तो इतने पैसे जोड़ ही लूंगा कि तेरी अमीर ननद का अमीरों की तरह स्वागत सत्कार कर सकूं। शेखर खुद एक गरीब मजदूर था, मगर उसकी बहन पूजा बहुत ही अमीर घर में ब्याही थी। शेखर अपनी गरीबी के चलते अपनी अमीर बहन को कभी कुछ नहीं दे पाता था, मगर इस राखी पर वह बहन को खूब सारे उपहार देकर मायके से विदा करने की सोच रहा था। इसीलिए रात देखता न दिन हमेशा मजदूरी के काम में लगा रहता था। अरे भाया, मेरे घर की सफाई कर दोगे क्या? पूरा 500 का नोट दूंगा, पर देख लो रात तक काम निपट जाएगा। कोई चिंता नहीं सेठ, रात तक ही क्यों, मैं तो सारी रात भी काम करूंगा। शेखर और माला राखी को अमीरों की तरह धूमधाम से मनाने के लिए पेट काट काट कर कुछ रुपए जोड़ लेते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शेखर पैसे गिनते हुए माला से कहता है, माला, पूरे 25,000 रुपए जमा हो गए और अभी तो राखी में 20 दिन बाकी हैं। इन 20 दिनों में भी अच्छी मजदूरी मिल जाए तो समझो मैं अपनी अमीर ननद को खूब बढ़िया कपड़े दूंगी। हाँ, और उसे तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगी। मैं भी राखी बंधाई पर बहन को मुट्ठी भरकर नोट दूंगा माला। बिल्कुल देना दे। इस राखी पर तो ननद के वारे के न्यारे हो ही जाएंगे। हाथ में पैसे आने पर शेखर और माला दोनों फूले नहीं समाते थे। चिंता पीछे छूट गई थी। अब तो बस राखी पर पूजा के आने का इंतजार था। मगर फिर अचानक ही एक सुबह उनका सारा उत्साह और सारी खुशी नदारद हो जाती है। दोनों सुबह उठते हैं तो उनका 2 साल का बेटा बुखार से तप रहा होता है। शाम को तो मुन्ना बिल्कुल ठीक ठाक था, पता नहीं रात रात में इसे क्या हो गया। माला, मुन्ना को तेज बुखार है, इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। शेखर और माला मुन्ना को अस्पताल ले जाते हैं। मुन्ना का कई दिन इलाज चलता है। इलाज के बाद मुन्ना ठीक तो हो जाता है, मगर उन दोनों ने राखी के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे वे सब मुन्ना के इलाज में खर्च हो जाते हैं और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। सारे पैसे तो मुन्ना के इलाज में चले गए, अब राखी का क्या होगा? माला, मुन्ना तो ठीक हो गया ना, अब रही बात राखी की, मुझ गरीब से जो बन पाएगा बहन को जरूर दूंगा। तुम बस मुन्ना का ख्याल रखो। राखी के त्योहार को बस 1 हफ्ता ही बचा था। शेखर को इस हफ्ते में कुछ कमाई करने की उम्मीद थी, मगर बारिश के कारण वह भी जाती रही। वह घर से रोज मजदूरी के लिए निकलता, पर बारिश के चलते कोई मजदूरी न मिलती। शाम को मायूस होकर खाली हाथ घर लौट आता। माला, मुन्ना ठीक तो है ना? हाँ, अब तो मजे में खेलता रहता है। शैतान बहुत शरारत करने लगा है। क्यों बे शैतान, शरारत करने लगा है तू? राखी पर तेरी बुआ को आने दे, तेरी उन्हीं से शिकायत करूंगा। यह कहते कहते शेखर अचानक ही दुखी हो उठता है और उसकी आंखें छलक आती हैं। ऐसा देख माला भी भावुक हो उठती है और पूछती है, अरे क्या हुआ? अचानक आंखें क्यों छलक आई शेखर? माला, परसों राखी है और जेब खाली, अमीर बहन को क्या खिलाऊंगा और क्या दूंगा? कल का दिन तो बाकी है ना, भगवान ने चाहा तो कल तुम्हें मजदूरी जरूर मिल जाएगी शेखर। माला के यह कहने पर शेखर को यह उम्मीद तो हो ही जाती है कि शायद कल कुछ न कुछ मजदूरी जरूर लग जाएगी और जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे, मगर अगले दिन भी उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती। शाम हो जाती है और वह खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ता है। इस बारिश ने तो मुझ गरीब की मजदूरी ही छीन दी। कल राखी बहन को राखी देने के लिए जेब में 1 पैसा नहीं है। शेखर यह कहते हुए एक हॉस्पिटल के सामने से गुजरता है तो उसे एक अमीर आदमी रोता हुआ दिखाई देता है। शेखर उस आदमी से पूछता है, भाई, यूं अकेले में क्यों रो रहे हो? भाई, मेरा नाम रमेश है, मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, सिर में गहरी चोट आई है, ऑपरेशन के लिए खून चाहिए, पर अस्पताल में B पॉजिटिव ग्रुप का खून ही उपलब्ध नहीं है। पर आप तो अमीर आदमी हैं,
कहीं से भी खून खरीद कर ला सकते हैं। इतना टाइम तो नहीं है, जब तक खून आएगा शायद मेरी पत्नी मर चुकी होगी। सेठ, मैं गरीब मजबूर आदमी हूँ, इसीलिए पैसे मांग रहा हूँ, वरना कुछ न देता, बस इंसानियत के नाते खून दे देता। मेरा ब्लड ग्रुप यही है। यह सुनकर तो रमेश की जान में जान आ जाती है। शेखर भी उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उसकी सच्चाई सुनकर रमेश कहता है, भाई हो तो तेरे जैसा, राखी पर बहन के लिए खून तक बेचने को तैयार है। भाई तुम भले लाख ले लो, पर मेरी पत्नी की जान बचा लो। लाख नहीं सेठ, बस 5,000 लूंगा, और वो भी बतौर कर्ज। धीरे धीरे आपका कर्ज लौटा दूंगा। मंजूर हो तो बोलो। मंजूर है भाई। धन्य है वो बहन जिसके तुम भाई हो। शेखर तुरंत रमेश के साथ जाकर खून दे देता है और रमेश से 5,000 लेकर घर आ जाता है। अगले दिन पूजा शानदार गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी उज्ज्वला के साथ मायके में आती है। पूजा सबके लिए कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती है। खाने का समय आता है तो माला रूखी सूखी नमकीन रोटियां और प्याज पूजा के सामने रख देती है और कहती है, ननद, लो खाना खा लो। वाह, नमक वाली रोटी और प्याज। भाभी, सच में ऐसे खाने के लिए तो मैं तरस ही गई थी। पूजा गरीब भाई के घर का खाना खाने के लिए बहुत खुश होती है, मगर उसकी 7 साल की बेटी सूखी रोटियों को देखकर नाराज हो जाती है और कहती है, मॉम, आप ऐसा गंदा खाना कैसे खाएंगी? मैं तो ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब यही खाना खाकर मस्त रहती थी। खा कर तो देख, तू भी मस्त हो जाएगी। नो नो मॉम, मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। यह सुनकर माला कहती है, खा ले बेटी, गरीब मामा के घर में यही सब पिज्जा बर्गर है। उज्ज्वला बेटी, क्या तू नहीं जानना चाहती कि तेरी माँ ने बचपन में कैसा खाना खाया? जानना चाहती हूँ मॉम। तो फिर मेरे साथ खाना खाकर देखना। पूजा के ये कहने पर उज्ज्वला वह खाना खा तो लेती है, मगर उसे जरा भी टेस्ट नहीं आता। वह नाराज ही रहती है। अगले दिन पूजा शेखर को राखी बांधती है और शेखर पूजा की थाली में पूरे 5,000 रुपए रखता है तो पूजा सहित माला भी हैरान रह जाती है। भैया, इतने रुपए? ये तो कुछ भी नहीं है। अगली राखी पर तुझे इससे भी ज्यादा रुपए दूंगा मेरी बहन। शेखर यह कह ही रहा होता है कि तभी पूजा के पति अविनाश का फोन आ जाता है और वह कहता है, पूजा, जल्दी से घर लौट आओ। मेरी बहन आशा अस्पताल में है, पर अब ठीक है। किसी गरीब बहन के भाई ने अपना खून देकर उसकी जान बचा ली है। यह सुनते ही पूजा सहित शेखर और माला सभी तुरंत अस्पताल जाते हैं और रमेश शेखर को देखते ही कहता है, अविनाश, यही वो आदमी है जिसके खून देने से आज तेरी बहन जिंदा है। यह सुनकर अविनाश और पूजा दोनों को बहुत खुशी होती है और अविनाश गरीब शेखर को गले से लगा लेता है। पूजा शेखर से कहती है, भैया, तुम महान हो, पर बहन की एक बात हमेशा याद रखना, राखी का मतलब बहन भाई का प्यार होता है, पैसा कभी नहीं।